भारत सरकार की एक ठुकी हुई गाड़ी, उस पर लिखा है गवर्नमेंट एडवोकेट, यानी साफ तौर पर पता लगता है कि ये गाड़ी एक सरकारी गाड़ी है। उस गाड़ी के अंदर बैठने वाला भी एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन उसके साथ एक थी महिला मित्र, खास मित्र थी, उसके साथ घूम रही थी, उसकी जांघों पर बैठी थी। और जैसी मौज मस्ती का दौर शुरू होता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट के बाद यही तस्वीर, जिसमें भारत सरकार की जो ठुकी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, इसने ठोका एक दूसरी गाड़ी को, स्कूटी चकनाचूर हो चुकी है। उसमें बैठने वाले 3 लोगों में से एक की मौत हो चुकी है, 2 गंभीर रूप से घायल है। लेकिन जैसे ही आसपास के लोग उस कार के आसपास पहुंचते हैं, जो लड़की थी जिसे लोग रशियन बोलकर बुला रहे थे, वो बाहर आती है और बहस करना शुरू कर देती है। आनंद फानंद में पुलिस पहुंचती है, पुलिस हिरासत में लेती है। क्या है अंदर की कहानी वो तो बताएंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पता लगता है तो रायपुर के अंदर रशियन लड़कियों को बुलाने का एक सिलसिला ही चल पड़ा है। कैसे रशियन लड़कियां उज्बेकिस्तान, जो रशिया के आसपास तमाम जो देश हैं, वहां से कैसे भारत आती हैं, कितने रुपए मिलते हैं इन्हें, और इस रुपए के जरिए जो दलाल हैं जो इन्हें लेकर आते हैं, उनकी कमाई का अगर अंदाजा लगाएं आप, तो लगभग उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा ये कमा रहे हैं। ये जो दलाल हैं, जो इन लड़कियों को रशिया के आसपास तमाम देशों से लेकर रायपुर जैसे इलाकों में लाकर कहते हैं कि जाइए, रशियन लड़कियां हैं, इनसे दोस्ती कीजिए, इनके साथ मौज मस्ती कीजिए। लेकिन जैसे ही जब रायपुर पुलिस ने जब इनका एक्सीडेंट के बाद भांडा फूटा, तो ऐसा भांडा फूटा कि पुलिस भी हैरान थी और परेशान थी कि ये जो नेक्सस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सेक्स ट्रैफिकिंग का, इसमें भारत का जो एक छोटा सा जो शहर है वो कैसे लिप्त हो चुका है। कैसे जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लड़कियों को बुलाकर अपने देश में, अपने शहरों में मौज मस्ती करते हैं। और इसी मौज मस्ती की वजह से जब लोगों की जान चली जाती है, जब इंक्वायरी बैठती है, तब हर किसी के हाथ पैर फूल जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये तो जो लड़कियां हैं, ये तो बहुत ज्यादा पैसों के लिए सिर्फ यहां पे मौज मस्ती कर रही हैं। इनका तो इस शहर से, इस देश से लेना देना ही नहीं है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? क्योंकि कहा जा रहा है जो दलाल हैं वो बकायदा 5 स्टार होटल बुक करवाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये लड़की इस लड़के के साथ, जो सरकारी मुलाजिम है, उस लड़के के साथ कैसे एक वीआईपी रोड पर फुल स्पीड में, फुल रफ्तार में, मौज मस्ती में गाड़ी चलाकर लोगों को रौंद रही थी। दूसरे देश की लड़की आकर हमारे यहाँ के लड़कों को रौंद कर मारकर चली जाती है, पुलिस से बहस करती है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। क्या है अंदर की कहानी, पर्दे की पीछे की कहानी? एक परत खोलेंगे आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो आज डिकोडिंग क्राइम में सीधे तौर पर बात करेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अचानक से अय्याशी का अड्डा बनती जा रही है। कैसे रायपुर में जो शौकीन लोग हैं, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे किसी पार्टी के पार्षद हो, विधायक हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या बड़े बिजनेसमैन हो, उनके रईस बेटे हों, कैसे वो अपनी मौज मस्ती के लिए बाहर से लड़कियां बुलवा रहे हैं और जो दलाल हैं उनका काम धंधा चल पड़ा है। सबसे पहले आपको खबर जाननी ज़रूरी है। आप में से बहुत लोगों ने, अभी जो मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये देखा होगा। ये वीडियो 6 फरवरी की रात करीब 12:30 का है। यहाँ पर एक वीआईपी रोड है बिलासपुर के पासिंग के एरिया में। वहाँ पर ये जो भारत सरकार की गाड़ी, जैसे दीपक ने आपको पहले भी दिखाई, वो एक स्कूटी को टक्कर मार देती है, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है, 2 अभी भी घायल हैं। उसके अंदर से निकलते हैं सरकारी वकील और साथ ही साथ एक लड़की। अब जैसे ही लड़की बाहर निकलती है और आसपास जब लोग भीड़ इकट्ठा होती है, वो देखती है ये लड़की भारत की लग ही नहीं रही, और ऐसे में वहाँ के लोग रशियन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पहले आप एक छोटा सा अंश सुनिए, फिर मैं आपको पूरी चीज़ बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। वीडियो बनाओ इसका, हम बताएंगे ना। कंट्रोल कीजिए ना भैया। आप लेडीज बुलाइए, नहीं मिलता ना भाई, समझा। तो अभी इस वीडियो में जो आपने देखा, इसमें लड़की साफ तौर पर चिल्लाना शुरू करती है, पुलिस वालों से गाली गलौज करती है और कहती है आप मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। अब उस वक्त होता यह है कि इस लड़की को पुलिस वाले हाथ भी इसलिए नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि महिला है, ऊपर से बाहर की लग रही है, और तीसरी चीज़ ये कि कोई भी फीमेल कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए इस लड़की से बड़े ही सलीके से पुलिस वाले पेश आ रहे हैं कि पहले कोई लेडी कांस्टेबल आ जाए, इसके बाद हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो बड़ी मशक्क़त के बाद इस लेडी
को, यानी इस जो लड़की निकलती है कार से, उसको समझाया जाता है और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पर भी ये हंगामा करती है। करीब 45 मिनट तक हंगामा चलता है, तब जाकर ये जो लड़की है जो बाहर की बताई जा रही है वो शांत होती है और इसके साथ जो वकील बाबू थे वो भी जेल पहुँच जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और मौत भी हो गई थी। अब एक एक्सीडेंट, रायपुर की सड़क पर हुआ एक एक्सीडेंट जिसमें 3 लड़के मौजूद थे, एक की मौत होती है, 2 घायल, और उसी से एक बहुत बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ करती है रायपुर की पुलिस। पुलिस को पता लगता है कि कैसे रायपुर में जो बड़े बड़े लोग हैं वो एक नेक्सस चला रहे हैं, वो बाहर से लड़कियां बुला रहे हैं और बड़े बड़े होटल्स में वो लड़कियां बड़े आराम से जा रही हैं। पुलिस रेड तक नहीं मार पा रही, पुलिस को पता तक नहीं चल पा रहा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लड़की है जिसके ज़रिए इतने बड़े नेक्सस की एक भंडाफोड़ किया पुलिस ने, आखिर वो है कौन। तो उसका नाम फिलहाल पुलिस ने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन जो सूत्र हैं पुलिस के, उनके मुताबिक जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये पता लगा है उस लड़की के बारे में कि जब ये 8 साल की थी तो उसके पिता की मौत हो गई। 14 साल की जब ये हुई, इसकी उम्र 14 साल होती है, तब इसकी माँ मर जाती हैं, ये अपनी माँ को खो देती है। इसके 2 भाई हैं, एक भाई उज्बेकिस्तान में कहीं काम कर रहा है और दूसरा भाई ने किसी का कत्ल किया था और उसी के मामले वो जेल में बंद है। साथ ही साथ जो महिला है, जो ये फीमेल लेडी है जिसे साफ तौर पर कॉल गर्ल कहा जा रहा है, वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति की मौत हो गई। उसका 4 साल का बेटा है और वो अपने 4 साल के बच्चे को दादी के पास, यानी अपने हस्बैंड की जो माँ है उनके पास छोड़कर भारत आई है। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें हालांकि ये कुछ चीज़ें पता लगी कि इसके पास आर्थिक मजबूरी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसकी वजह से इस तरीके का काम कर रही है। और तो और ये जो ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाती, इसलिए जब ये जेल में बैठी तो इसने बॉयल्ड चिकन की फरमाइश की पुलिस वालों से। फिलहाल बाहर की महिला है, इसलिए पुलिस वाले भी इसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये हो गई इस महिला के बारे में बात, पर ये भारत आई कैसे, ये भारत में आई तो इस वकील से कैसे मिली, वो दलाल कौन है, और साथ ही साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब धीरे धीरे रायपुर में फैला ये मकड़ जाल सुलझता जा रहा है और पुलिस को पता लग रहा है कि वो किस तरीके से चूक कर रही है, बार बार इस चीज़ में फेल हो रही है। दरअसल देखिए, 31 तारीख की बात है जब जो वकील उस गाड़ी के अंदर बैठे थे, भारत सरकार लिखी हुई, उनकी मुलाकात इस लेडी से जो उज्बेकिस्तान की बताई जा रही है उससे होती है। होता यह है कि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता लगा 20 जनवरी को जो महिला है वो टूरिस्ट वीज़ा पर, यानी घूमने के लिए उज्बेकिस्तान से मुंबई आती है। यहाँ पर इसके कांटेक्ट में जो लोग होते हैं, जो कहते हैं ना पूरा नेक्सस चलता है तो एक दलाल होता है जो कांटेक्ट कर रहा होता है, और ना सिर्फ एक होता है, कई सारे होंगे जिन्होंने अपना अपना काम संभाला होगा। कोई होटल देखता होगा, कोई ट्रैवलिंग देख रहा होगा, कोई खाना देखता होगा। तो ऐसे ही 20 तारीख को जब ये मुंबई आती है, इसके बाद कुछ दिन मुंबई में रहती है और फिर 30 जनवरी को ये रायपुर पहुंचती है। दलाल से मीटिंग होती है इसकी। इसके बाद 31 जनवरी को इसे इस वकील से मिलाया जाता है और दलाल भी वहां पर मौजूद होता है। VIP रोड में एक होटल बना हुआ है, वहीं पर इन सब की मीटिंग होती है। इसके बाद वकील साहब, आप ये समझिए, इस लड़की को पसंद कर लेते हैं और फिर 5-6 फरवरी की दरमियानी रात को एक बार फिर से इस वकील से इस महिला की, यानी उज्बेकिस्तान से जो लड़की आई है, उसकी मुलाकात करवाई जाती है। और तब क्या डील की जाती है? पैसों की डील की जाती है। और यहाँ तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता लगता है कि जो वकील बाबू हैं वो 2 बार अपने अकाउंट से 27 हज़ार की पेमेंट करते हैं दलाल को। तो ये चीज़ पुलिस को पता लगी कि उनके द्वारा पेमेंट की गई। इसके अलावा 5-6 फरवरी का पता लगा कि ये दोबारा उनसे मिली थी। पहली बार 31 तारीख को मिलती है और दूसरी बार मिलती है 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात, जिस दिन एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहीं से सारी एक एक करके परत खुलती है। अब इसके बाद जब पुलिस को इस लेडी के बारे में पता लगा, क्योंकि वकील बाबू के बारे में तो पता लग गया कि वो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, भारत के ही हैं, पर असली सवाल ये था कि औरत कौन है उनके साथ, क्या ये यहीं की कहीं रहने वाली है। जब उनके बारे में पड़ताल की गई तो वकील बाबू बता नहीं पाए। सबको लगा उनकी गर्लफ्रेंड होगी, उनकी पत्नी होगी, लेकिन चीज़ें नहीं पता लगी। होटल में जांच की गई तो होटल की भी एक चूक निकल कर आई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस को लगा हो ना हो ये कोई और ही खेल है। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी वैसे वैसे दलाल का भी नाम सामने, और पुलिस को पता लगा जब पेमेंट की जा रही है तो हो ना हो ये महिला सेक्स वर्कर है और बाहर से बुलाई गई है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि इस महिला के बारे में पता लगाना, तो इसलिए उन्होंने ये तय किया कि जिस होटल में ये रुकी हुई थी, जहाँ पर इसका स्टे था, वहाँ पर जाकर इसका सामान निकाला जाए, उसकी चेकिंग की जाए। अब फीमेल लेडी कांस्टेबल जो होती है उन्हें भेजा जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो पता लगता है कि
एक दूसरी महिला आई थी जो फॉरेनर थी और वो इस औरत का सामान यानी इस महिला का सामान लेकर इस होटल से बाहर जा चुकी है। अभी आप जो सीसीटीवी देख रहे हैं ये वही तस्वीर है। इसमें आपको जो जिस लड़की जो उज़्बेकिस्तान की बताई जा रही है जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ उसकी सहेली दिखाई दे रही है और ये वहाँ से पहले ही सामान लेकर उसका रफू चक्कर हो जाती है। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो गड़बड़ तो है, पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन, और सहेली के बारे में भी पता करना पड़ेगा। इसी के लिए पुलिस पता करती है कि आखिर जो फ्रेंड है ये कहाँ रुकी हुई है। तो पुलिस को पता लगता है कि पास ही में एक होटल बना हुआ है जिसकी कमरा नंबर 506 में रुकी हुई है। इसके बाद पुलिस वाले अपना नाम बदलते हैं, एक तरीके से हुलिया बदलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर उस सहेली को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब एक लड़की अभी तक मिली थी उन्हें उज़्बेकिस्तान की, अब दूसरी भी मिल जाती है। तो पुलिस को पता लग जाता है कि ये पूरा नेक्सस सेक्स वर्कर्स का चल रहा है और उज़्बेकिस्तान, रशिया यहाँ से बुलाई जा रही हैं। इसके बाद पुलिस का अगला काम था दलाल तक पहुँचना और धीरे धीरे जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस को पता लगता है कि एक दिन का अगर आप देखेंगे तो 33,000 रुपये जो दलाल हैं वो कमा रहे हैं। और तो और वो इस चीज़ को देख भी नहीं रहे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। उन्होंने एक पूरा ऐसा नेक्सस ऐसा जाल फैला रखा है कि किसी को भनक तक ना लगे। उन्हें डर भी नहीं है कि पुलिस आने वाले वक्त में कहीं रेड मार दे तो क्या होगा। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पता लगता है 30 से 33,000 रुपये दलाल कमा रहे हैं। 7 से 9,000 का जो पैसा है वो इन लड़कियों को मिल रहा है, जो ये दोनों लड़कियाँ थी इनको जो उन्हें बुलाया गया। साथ ही साथ ये बताया कभी कभी तो दलाल 30-33 कमाते हैं और किसी ग्राहक से तो 40 से 50,000 रुपये भी ऐंठ लेते हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट किया है। फिलहाल दलाल तो पुलिस के हाथों में नहीं आया, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर अरेस्ट हुआ है जिसके खिलाफ FIR थी, जिसने इन लड़कियों को इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और माना जा रहा है कि वो भी इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व है। उसको भी दलाल ने एक तरीके से ठेका दिया होगा या काम दिया होगा कि भाई जो भी मेरी लड़कियाँ वहाँ से आएंगी, बाहर से आएंगी, विदेश से आएंगी, जो कस्टमर्स के लिए होंगी उनको तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, इस होटल से इस होटल पहुँचाना है, ऐसा काम दिया होगा। तो वो भी अरेस्ट हुआ है। अब पुलिस ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक चीज़ और बताया कि होटल ने भी लापरवाही की है, यानी होटल ने भी एक बहुत बड़ी चूक की है। क्योंकि जब भी जो होटल हैं, जब भी कोई ऐसे लोग बाहर से आते हैं, विदेशी आते हैं, तो वो C फॉर्म भरवाते हैं होटल वाले, जिसमें उनकी पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी होती है। लिखा होता है कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, उनका नाम फलाना फलाना है, वो रशिया, उज़्बेकिस्तान, टर्की यहाँ के रहने वाले हैं, वो उनका डॉक्यूमेंट क्या है, वहाँ पर जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स चलते हैं वो वहाँ पर अटैच किए जाते हैं। लेकिन जो होटल था उसने इस महिला का C फॉर्म नहीं भरवाया था और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उनसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो बोलते हैं कि हम भूल गए। और पुलिस का इसमें कहना है कि उनके लिए ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जो बहुत समय पहले रायपुर में एक होड़ चलाई गई थी कि इस तरह की चीज़ें बंद होनी चाहिए, नेक्सस खत्म होना चाहिए, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तत्परता दिखाई थी, वो धीरे धीरे फेल हो रहा है और ये छोटी छोटी चूक बड़ी बनती जा रही है। और इसकी वजह से एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है और उस एक्सीडेंट के बाद एक पूरा नेक्सस खुलता है। अभी आपने ये समझा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई, बताया जा रहा है उज़्बेकिस्तान की है, सेक्स वर्कर है, बाहर से बुलाई जा रही है, कितने पैसे कमा रही थी। लेकिन ये सिर्फ इस लड़की की बात हुई। अब पूरा ओवरऑल ये नेक्सस कैसे चलता है, आखिर जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो नेता हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, वो इन लड़कियों को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कहाँ पर डील की जाती है जिसकी वजह से पुलिस को अब तक इनके बारे में भनक नहीं लगती, आखिर कितने पैसे दिए जाते हैं और क्या सिर्फ 1 या 2 दलाल हैं या फिर बाहर मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पर बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े बड़े दलाल बैठे हुए इन लड़कियों के, जो इन्हें बुलाते हैं और उसके बाद इन्हें सप्लाई किया जाता है बड़े बड़े अधिकारी, नेताओं, सेलिब्रिटियों तक। आप अब वो भी समझिए। देखिए, जिस तरीके से एक कंपनी, एक फैक्ट्री काम करती है, कुछ इसी तरीके से पूरा नेक्सस काम करता है। अगर किसी को रशियन लड़कियां चाहिए, जिस तरीके से उनको कहना होता है कि हमें रशियन लड़कियों से बातचीत करनी है, हमें उनसे दोस्ती करनी है, और ये लड़कियां रशियन होती भी नहीं हैं। जिस तरीके से वनिता ने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें हुआ भी यूँ कि जब लड़की बाहर आती है, क्योंकि उसकी जो शरीर की बनावट थी वो गोरी थी, तो लोगों ने, और इंग्लिश और जिस तरीके से बातचीत वो कर रही थी, तो लोगों ने रशियन बोलना शुरू कर दिया। बल्कि वो लड़की रशियन थी भी नहीं, उज़्बेकिस्तान जो रशिया से लगता हुआ शहर है, माफ़ कीजिएगा, जो देश है, वहाँ की रहने वाली थी। तो लेकिन उसे रशियन बोलकर सबने उसको रशियन लड़की ही बोल दिया। याद रखिए, वो रशियन लड़की नहीं थी। अब होता क्या है, जितने भी रशिया के आसपास जो देश हैं वहाँ से लड़कियों को भारत बुलाया जाता है और इन लड़कियों को आगे किस तरीके से सेल किया जाता है, कहा जाता है कि तो रशियन लड़कियाँ, अगर आपको इनसे दोस्ती करनी है, बातचीत करना है, तो ये रशियन लड़कियाँ हैं, बल्कि वो रशियन उनका नेशनलिस्ट नहीं होता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि फैक्ट्री या किसी कंपनी की तरह काम करते हैं, तो इस कंपनी में कई तरीके के मॉड्यूल हैं।
होता यूँ है कि जिन लड़कियों को इस धंधे में या इस व्यापार में आना है तो इसके लिए वो बाकायदा भारत के एजेंट्स या बड़े बड़े दलालों से कांटेक्ट करते हैं। उसका फैसला होता है कि हमें इंडिया आकर पैसे कमाने हैं, तो इनके कहा जाता है कि आप अपने फोटोग्राफ शूट कर आप भेजिए अलग अलग पोज में, अलग अलग राइट फेस, फ्रंट फेस, लेफ्ट फेस, बैक का, फ्रंट का, अलग अलग तस्वीरों को एजेंटों को भेजा जाता है। ये एजेंट क्या करते हैं, अपने कंपनी में जिस तरीके से होता है कि प्रोफाइलिंग आ गई, उनका नाम आ गया और ये कितने साल का एक्सपीरियंस है, रशिया में कब तक रह रही हैं, ये सारी चीज़ें बायोडेटा आने के बाद जब भी कोई क्लाइंट, भारत का कोई अमीर क्लाइंट इनसे कांटेक्ट करता है, ये सारी तस्वीरें और उसका बायोडेटा इन्हें भेज देते हैं और ये भी बता देते हैं कि अवेलेबिलिटी कितने दिनों में है। अगर बुकिंग पहले से है तो वो ये कह देते हैं कि आप 1 महीना रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 10 दिन बाद ये जो महिला है ये फ्री हो जाएंगी, तब आप इनसे दोस्ती कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पैसों का किस तरीके से बंटवारा होता है। अब ये जो शहर है, भारत में एक मेन जो शख्स होता है जो इस पूरे हब को कंट्रोल करता है, उन्हीं के जरिए रशियन लड़कियां उन्हें भेजती हैं। फिर ये एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक कहते हैं ना कि जो कंपनी के अलग अलग हेड हैं, तो हर एक स्टेट का अपना एक हेड होता है, उसके नीचे कई सारे एजेंट्स काम करते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। अब याद रखिए, किसी जो रायपुर जैसा जो इलाका था, इस इलाके के एक एजेंट ने कहा कि 50,000 रुपए लगेंगे एक रशियन लड़की को बुलाने के लिए। याद रखिए, उस रशियन लड़की को मिल रहे हैं सिर्फ 7 से 9,000, लेकिन जो एजेंट है वो कितना मांग रहा है, 50,000 रुपए मांग रहा है। इस 50,000 रुपए में जब हमने पता करने की कोशिश की कि इतना महंगा और लोग तैयार भी हैं इतने पैसे देने के लिए, सुबह वो भी कुछ ही घंटों के लिए, तो हमें समझ में आया कि इस 50,000 रुपए के बदले लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक से जो मैंने इंग्लिश शब्द यूज किया उसका मतलब यह है कि कैसे इन लड़कियों को उज्बेकिस्तान या जो रशिया के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहां से भारत लाना है। जिस तरीके से ये लड़की पहले मुंबई आती है, फिर मुंबई से रायपुर आती है, यहाँ पर ये जो पूरा नेक्सस है वो इस तरीके से काम करता है कि किसी को भी शक ना हो। याद रखिए, इन लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीजा के तौर पर बुलाया जाता है। टूरिस्ट वीजा 6 महीने की मोहलत होती है। 6 महीने के अंदर आप जितने चाहें उतने क्लाइंट तक पहुंचिए, पैसे कमाइए, वापस इन पैसों को लेकर अपने देश जाइए, वहां पर आराम से रहिए, क्योंकि उन इलाकों में उतने अच्छे हालात है नहीं। तो इन्हें लगता है कि जिस तरीके से जो डिमांड है, या जो इंडिया में जो अमीर लोग हैं ये इन लोगों को पसंद करते हैं, बुलाते हैं, तो इन लड़कियों को अलग अलग शहरों में भेजा जाता है फोटो भेजकर, और कहा जाता है कि तो रशियन है और रशियन लड़कियों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए आप जो इनका हम आपसे रेट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ये एक तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग की जो चीज़ें होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये लड़कियों को आगे भेजते हैं। अब ये सारा काम फ़ोन कॉल के ज़रिए नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि फ़ोन कॉल को ट्रेस किया जा सकता है और ट्रेस करने के बाद जो भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पर निगरानी रखेंगी। तो इसलिए व्हाट्सएप के ज़रिए एक बहुत ही अहम तरीके से पूरा बिजनेस चल रहा है। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके उन लड़कियों से बातचीत किया जाता है जिसके साथ डीलिंग होती है, बाकायदा उससे फोटोग्राफ्स आते हैं, फिर बाद में मैसेज को हटा दिया जाता है। याद रखिए, जो कॉल गर्ल हैं इन्हें होटल तक, जो होटल का कमरा है, मान लीजिए आप होटल के कमरे में किसी कॉल गर्ल से आप मिलना चाहते हैं तो 50,000 रुपये तो दिया ही आपने, 15,000 रुपये आपको अलग से देने होंगे होटल के कमरों में मिलने के लिए। ये इस तरीके से नेक्सस काम करता है। इसके बाद हमें जब पता लगा कि जो इंडियन लड़कियां हैं उसका भी इन्होंने, जो दलालों ने एक रेट सेट किया हुआ है, वो है 5 से 10,000 के बीच में इन्होंने रेट सेट किया हुआ है, बाकी पैसे अलग, होटल में मिलने के अलग। तो जब होटल की बारी आई तो हमें पता लगा कि जब क्या होटल वाले, जब ऐसी कोई लड़कियां, विदेशी लड़कियां आती हैं तो क्या वो इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से कहने का मतलब, क्या कोई भी विदेशी जब मेहमान आता है बाकायदा उसका पासपोर्ट लिया जाता है, उसकी जानकारी जुटाई जाती है, वो कब तक यहाँ रह रहे हैं, कब तक नहीं रह रहे हैं। हमें पता लगा कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो होटल मालिक है वो जानबूझकर या किसी ना किसी तरीके से बहाना मारकर इनकी डिटेल लेते ही नहीं हैं। वो कहते हैं हम भूल गए, हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन एक इंडियन जाएगा, भारतीय जाएगा तो आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड और पैन कार्ड सब मांग लेंगे, लेकिन एक विदेशी महिला जा रही है, आप उसकी चीज़ें ले ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर जो दलाल है वो, क्योंकि पूरी सेटिंग है, इस तरीके से सेटिंग है कि एक टैक्सी ड्राइवर मुंबई से अगर रायपुर एक लड़की को लेकर आ रहा है तो उस लड़की को, जो विदेशी है, जो रशियन है, उज्बेकिस्तान से लड़कियां हैं, उन्हें टैक्सी ड्राइवर को रुपए नहीं देने। इसका उस लड़की को अगर होटल कमरे में जाना है तो होटल कमरे, जो 5 स्टार होटल है, वहाँ पर भी उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना, बस जाकर बैठना है, दोस्तों से बातचीत करनी है, जो भी उनसे मिलने आएगा उनसे मिलना जुलना है, वहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और उसके बाद उन्हें
7 से 9 हज़ार के बीच में पैसे दे दिए जाते हैं एक दिन के। अब यहाँ पर ये जो दलाल है, जो दलालों की जब पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो हमें पता लगा कि दलाल के पास से एक डायरी भी मिली है। अब इन डायरी पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कोड वर्ड में, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं। मैं आपको कुछ कोड वर्ड पढ़ के बताता हूँ जो हूबहू जो दलाल है उनके लिए लिखी गई है। जैसे लिखा गया है चॉकलेट, लॉलीपॉप, काजू कतली, पिज़्ज़ा, इंजीनियर बाबू, बड़े मालिक, राजू भाई साहब, और ऐसे तमाम तरीकों से कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। अब इन शब्दों के आगे टाइम लिखा रहता है, पैसे लिखे रहते हैं, और यहाँ से ये बात समझ में आता है कि ये जो काजू कतली है जिसके आगे टाइम और पैसे लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है काजू कतली तो इतना पैसा खा नहीं सकता, या काजू कतली ने इनको इतने पैसे तो दिए नहीं होंगे। जाहिर सी बात है काजू कतली कोई इंसान ही है जिससे इन्हें पैसे लेने हैं, जिसे इन्होंने टाइम दे रखा है। जब पुलिस ने इस लड़की से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, एक दलाल के जरिए वो यहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर जो लड़कियां हैं ये अलग अलग राज्यों से आती हैं। जो भारत की जो लड़कियां, मैं इसमें कुछ नाम लेने जा रहा हूँ। इसमें से जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो भारत की लड़कियां जिनका एक दिन का जो कमाई बताया गया कि 5 से 10 हज़ार के बीच में होटल कमरे तक के लिए, वो लड़कियां ज़्यादातर चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, असम, मुंबई, बेंगलोर से आती हैं, और ये बिल्कुल अपने आप को एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह पेश करती हैं और कहती हैं कि हम आपसे सिर्फ दोस्ती करना आए हैं। यहाँ यही सेम चीज़ ये इंडियन लड़कियों के साथ करते हैं। सेम चीज़ ये जो रशिया के आसपास जितने भी क्षेत्र वाले वो लड़कियां उनके लिए करते हैं, और बताते हैं कि देखिए आपको जो पसंद है, अगर आपको विदेशी लड़कियों से दोस्ती करनी है तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि महंगा है, इनको लाने का खर्च, इनको फिर भेजने का खर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम विदेशी लड़कियों से पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से नेक्सस काम करता है। अब आपको मैं चलते चलते एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे देश में जो क्राइम को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। दरअसल मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी की डुप्लीकेसी हो जाती है। डुप्लीकेसी मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड करके फ़ोन से सिनेमा थिएटर में रिकॉर्ड कर आप उसे देख लेते हैं, एक अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा कि जो पहले के ज़माने में लोग सीडीओ के ज़रिए जो कोई मूवी होती थी उसकी पायरेसी करते थे, फिर उसको बेचना शुरू करते थे। सोचिए एक मूवी बनी है जो 100-200 करोड़ की बनी है, 10 रुपये की सीडी में आप वो पूरी मूवी देख सकते हैं बिल्कुल गलत तरीक़ों से। अभी सीडी कहाँ से आती है? ये सीडी आती है सिंगापुर, थाईलैंड के ज़रिए भारत के अंदर प्रवेश करती है। अब याद रखिए जो सीडी है ये जहाज़ों के जरिए आई होगी हमारे देश में, कंटेनर के जरिए आई होगी हमारे देश में, फिर कंटेनर से उतरने के बाद उसने कस्टम को पास किया होगा, कस्टम को पार करने के बाद पुलिस को पार किया होगा, पुलिस को पार करने के बाद लोकल थाने को पार किया होगा, फिर दुकानदार के पास पहुंचा होगा, दुकानदार के पास से फिर आपके पास पहुंचा होगा। और इसकी रेट कितनी बताई गई है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। अब याद रखिए अगर जीरो टॉलरेंस होता, आपको लगेगा यार 10 रुपये की तो बात है, 10 रुपये की सीडी के लिए क्यों अपनी एजेंसी लगानी, क्यों इतना आगे पीछे घूमना। लेकिन इस 10 रुपये की अगर आप क्राइम को रोकना है तो इस 10 रुपये की सीडी भी नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही सालों बाद उसी रूट से लड़कियां, विदेशी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भारत के अंदर दाखिल करवा दिया जाता है। याद रखिए पहले सीडी आई, फिर वो लड़कियां आई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर भारत पहुंची थी। हमारे देश से कई लड़कियों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी बाहर भेजा जाता है, और इसी रूट से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कस्टम से चूक हुई, पुलिस से चूक हुई, तो ये जो रास्ते में जो लोग रहते हैं, जो पैसे लेकर आने जाने देते हैं, क्राइम को होने देते हैं, छोटे से छोटे क्राइम को अगर आप रोकेंगे तो एक बड़ा क्राइम अपने आप रुक जाएगा। और जिस तरीके से रायपुर में सेक्स ट्रैफिकिंग का ये जो मामला था, ये कहीं ना कहीं इसके पहले भी, अभी का मामला नहीं है, आज से 1.5 साल 2 साल पहले फिर से ऐसे मामले तमाम आते रहे हैं। और अब पता लगता है कि रायपुर में जितने भी अमीर ज़्यादा हैं वो अक्सर रशियन लड़कियों को बुलाते हैं। और ये जो दलाल हैं, रशिया की लड़कियां भी नहीं होती, ये आसपास के क्षेत्र की लड़कियों को बोलते हैं कि रशिया की हैं, आप इनसे दोस्ती कीजिए और हमें पैसे दीजिए, और इन लड़कियों से एक रात के लिए आप इनके साथ घूम फिर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट में आज इस लड़की की पेशी होनी थी, और कोर्ट के सामने उन दलालों के सबूत भी पेश किए गए, जिससे पता लग रहा है कि पूरे रायपुर में किस तरीके से ये जो कॉल गर्ल का जो सेटअप था, ये जो नेक्सस था, इसे खत्म करने के लिए अब रायपुर पुलिस ने कसम खा लिया, और इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें अब खत्म हो।